जीवन जीने की ताड़ना में खाद्य का संग्रह हो या किसी प्राकृतिक दुर्योग या किसी जंगली जानवरों से रक्षण पाने के उद्देश्य से एक जगह से दूसरे जगह तक भटकने वाले आदिम काल के मानव जाति को ही हमारा पूर्वज कहा जाता है। वैसे इंसानी जीवन की शुरुआत कैसे और कहां पर हुआ था, इस विषय के बारे में निश्चित जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन अनुमान के आधार पर हजारों साल पहले अफ्रीका, चीन और जर्मनी में उन आदिम मानवों का वास था। कहा जाता है कि लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका से आदिम मानव का एक दल भारत में आते हैं और 45,000 साल पहले भारत से उनका एक दल यूरोप की ओर और 35,000 साल पहले यहीं से एक और दल ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं। चलिए जो भी हो, भोजन की संधान और मौसम की बदलाव के कारण वो लोग हमेशा से ही एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन लोगों के रहने खाने, चलने फिरने की ढंग में बदलाव आया। साथ ही उनके शरीर की बनावट में भी धीरे धीरे बदलाव होने लगे थे। उन लोगों की ऐसी परिवर्तन के विषय के बारे में प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर भुवन मोहन दास ने एक सुंदर निबंध का रचना किया है। यहाँ इसी कहानी को बताया गया है। बात उस समय की है जब हिमालय का जन्म नहीं हुआ था। हिमालय के जगह पर था एक विशाल जलराशि जिसकी चारों तरफ घना जंगल का आवरण था। यहाँ पर घूमते फिरते थे वन मानव की तरह दिखने वाले कुछ प्राणी। दरअसल गोरिल्ला, चिंपांजी की तरह दिखने वालों को ही हम वन मानव कहते हैं, लेकिन कहानी के मुताबिक हम जिनकी बात कर रहे हैं वो लोग इन प्राणियों की तरह बिल्कुल नहीं थे। ये जीव एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदते फिरते थे, बस कभी कभी जमीन पर उतर आते। खाने को छोड़कर उन लोगों के लिए और कोई भी चिंता का विषय नहीं था। बिना हिचकिचाहट के पेड़ों से फल संग्रह करके खाते। शुरुआती काल में ये इसी तरह से जीवन बिताते थे। एक दिन अचानक इस विशाल सागर में भयानक कंपन हुआ। देखते ही देखते सागर को भेद करके ऊपर उठा एक विशाल पर्वत। इस परिस्थिति से डरकर वहां पर घूमने वाले जीवों के बीच में हाहाकार मच गई। अब हिमालय की उत्पत्ति के कारण जंगल के साथ वहां पर रहने वाले जीव दो हिस्सों में बंट गए। कुछ रहे हिमालय की उत्तर की तरफ और बाकी रहे दक्षिण की तरफ। धीरे धीरे पर्वत की उत्तरी हिस्से में वर्षा की मात्रा कम होते गए, जिस वजह से वहां पर पेड़ पौधों की मात्रा भी कम होते गए। अब पेड़ नहीं तो पेड़ में उगने वाले फल नहीं, जिसका मतलब खाने का अभाव। इससे वहां के जीव मुश्किल में पड़ गए। अब करे तो क्या करे, दक्षिण की तरफ भी नहीं लौट सकते जहां का रास्ता विशाल का हिमालय ने अवरुद्ध करके रखा है। अब उन लोगों के पास एक ही विकल्प बचा था, उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ते रहना। खाने की तलाश और रहने के उपयुक्त किसी स्थान की खोज में वो जीव उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ते गए। आखिरकार कहीं दूर में जाकर उन्हें रहने के लिए उपयुक्त स्थान का ठिकाना मिल गया, जहाँ हरे भरे पेड़ और इसके डाली डाली में उगे हुए फल, नदी और जलाशय से भरपूर था। आखिर एक लंबे सफर के बाद उन जीवों का जीवन जीने का तलाश खत्म हुआ। वैसे इस यात्रा के दौरान इन प्राणियों में अनेक बदलाव आया। जो प्राणी पहले पैरों में दाल दाल झूलकर यहाँ वहाँ घूमता रहता था, अब पैरों के अभाव के कारण उन्हें जमीन पर चलना पड़ रहा था। जमीन में चलने के लिए ये जीव अपने हाथों का भी सहारा लेते थे। अनुमान लगाइए कि ये जीव बंदर की तरह चलते थे, लेकिन इस तरह से चलते चलते इनकी पीठ में दर्द होने लगे। इसलिए अब से ये जीव बिना हाथों का सहारा लिए दो पैरों पर अपना वजन रखकर चलने लगे थे। लेकिन बिना आदत के ऐसे चल पाना इन जीवों के लिए आसान नहीं था। इसी तरह से चलते चलते उनका ये अभ्यास आदत में बदल गया। इस तरह से पैरों से उतरकर जमीन पर चलते चलते उनके चेहरे में भी बदलाव आया। अनजाने में ही सही, एक अपरिचित जगह में आकर ये जीव अपने आचरण से काफी हद तक इंसानी ढंग में बदल रहे थे। बीतते वक्त के साथ उनके लिए फिर से आहार का अभाव होने लगा। वैसे जीवों को जीने के लिए आहार के साथ साथ मौसम के बदलाव के कारण और खतरनाक जंगली जानवरों से बचने के लिए उन्हें किसी सुरक्षित स्थानों का खोज करना जरूरी हो गया था। अब से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जीव सोते सोते झुंड बनाकर जंगल के गहरे हिस्से में घुसकर खाने की तलाश करने लगे। दल की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक दल में एक एक दल प्रमुख का चयन किया जाता था। वैसे दल के सभी सदस्यों को अपने दल प्रमुख के आदेश अनुसार काम करना पड़ा था। आदेश की अवहेलना करने वालों को उनके प्रमुख के द्वारा दल से बाहर निकाल दिया जाता था। ऐसे में दल से बाहर होने वाले अकेले जाएगा कहाँ? चारों ओर घना जंगल, जहाँ अकेले पड़ जाने पर जंगली जानवरों से खतरा पड़ जाता। ऐसी हालत में अपने दल प्रमुख की बातों के प्रति सहमति जताकर चलने के अलावा उन लोगों के पास और कोई भी सहारा नहीं था। खाने की कमी की मुसीबत से इन प्राणियों का नाता आसानी से टूटता ही नहीं था। इसी मुसीबत से उभरने के लिए एक बार ये सभी अपने दल प्रमुख के साथ विचार कर रहे थे। अचानक वहां पर कहीं से एक जंगली जानवर आ जाता है। अपने बीच में जानवर को देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन वहां की युवाओं ने अपनी उभरती हुई जोश को दिखाते हुए आसपास से पेड़ों के डाल, नुकीली और धारदार पत्थरों का संग्रह करके उस बेचारे जानवर को मारने लगे। इससे चोट खाकर वो जानवर इधर से उधर भागने लगे। आखिर में युवा के दल ने उस जानवर को चारों तरफ से घेर कर मार दिया
उन लोगों ने सोचा कि जानवरों का शिकार करके खाने की कमी को दूर किया जा सकता है और झुंड बनाकर शिकार को पकड़ना आसान हो जाता है। इसलिए अपने जरूरत के मुताबिक सभी साथ में शिकार करने निकल पड़े थे। पूरे दिन वो लोग शिकार की तलाश में जंगल पर भटकते रहते थे। इस दौरान किसी हिरन को या तो किसी सुअर को पकड़कर अपने साथ कबीले में ले आते और सभी साथ में मिलकर इससे अपने भूख मिटाते थे। वायु की प्रवाह से जंगल के पेड़ों में घर्षण होकर आग लगना तो स्वाभाविक बात है, लेकिन हम आदिम काल की बात कर रहे हैं। आग की इस्तेमाल करने की जानकारी उन जीवों के पास नहीं था। वैसे शुरुआत में जलती हुई आग को देखकर सभी जीव डरकर भाग जाते थे। एक दिन वायु की बहाव से जंगल के पेड़ आपस में टकराव होने के कारण वहां पर आग लग जाती है। उस दिन वनाग्नि का प्रकोप कुछ ज्यादा ही फैल गया। इस वजह से जंगल का कुछ जानवर असहाय होकर जल गए थे। कुछ वक्त बीतने के बाद वनाग्नि का प्रकोप थम जाने पर खाने की तलाश और यहाँ के नज़ारे को देखने के लिए कुछ लोग आते हैं। वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ जलकर राख में बदल गए। जमीन राख से ढके हुए थे। पेड़ पौधों की हरियाली अब जलती हुई अंगारे और राख की काले रंग में बदल गए थे। इसी बीच कुछ जानवरों के जले हुए शरीर जमीन पर पड़े हुए मिले। उन लोगों के पेट में भूख ज्यादा होने के कारण आग में पके हुए उन जानवरों का मांस खाने लगे। वैसे उन लोगों को कच्चे मांस का स्वाद तो पता है, लेकिन अब जानवरों के पके हुए मांस खाकर उन लोगों को पहली बार एक नया स्वाद मिला। उन लोगों ने इस बात को जाकर अपने साथियों को बताया और पके हुए मांस का भाग भी दिया। उन्हें लगा बात तो सच है, कच्चे मांस से ज्यादा पके हुए मांस का स्वाद बेहतर होता है। तब से उन लोगों ने अवसर मिलते ही शिकार किए हुए जानवरों को आग में पकाकर खाने लगे। लेकिन मांस पकाने के लिए उन्हें हमेशा जरूरत के अनुसार आग कहाँ से मिलता, आग कैसे जलाया जाता है वो नहीं जानते। एक दिन दो मित्र खाने की तलाश में जंगल में घूम रहे थे। चलते चलते उन्हें थकान सा लगा और साथ में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पास में ही बांस का पेड़ था। इन पेड़ों पर कुछ सूखे हुए बांस भी थे। धीरे धीरे हवा की गति तेज होने लगी। देखते ही देखते हवा आंधी में बदल गई। इस दौरान वहाँ के पेड़ आपस में टकराने लगे। इस टकराहट की वजह से सूखे हुए उन बांस के पेड़ों में घर्षण होने पर वहाँ से चिंगारियां निकलने लगी। वैसे वो दोनों मित्र इस घटना को होते हुए देख रहे थे। उन्होंने देखा कि घर्षण से निकलने वाली चिंगारियां सूखे पत्तों के ऊपर गिरने के कारण वहां पर आग लग गई और पल भर में चारों तरफ फैल गए। दोनों मित्र वहां से भाग निकले और इस घटना को सभी के सामने बोलने लगे। वैसे इससे पहले भी कईयों ने देखा है कि शिकार करते वक्त दो पत्थर आपस में टकराने पर ऐसे ही चिंगारी निकलती थी, बस उन्हें पता नहीं था कि आग ऐसे ही बनती है। तब से उन लोगों ने बांस या पत्थरों के बीच में घर्षण करके अपने अनुसार आग का इस्तेमाल करने लगे। अब से शिकार से लौटने के बाद एक बड़ी सी आग जलाते और शिकार किए हुए जानवरों को पकने के लिए उसमें डाल देते और वो लोग खुशी से जलती हुई आग की चारों तरफ घूम घूम कर उछलते और कूदते थे। इस दौरान शिकार किए हुए जानवरों का शरीर भी आग में तृप्त हो जाते। वैसे गर्मी और सर्दी के प्रभाव से बचने के लिए इंसानों को कपड़ों की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्हें इंसान में बदलने से पहले उनकी शरीर लंबे लंबे बालों से ढके रहते थे। इसी कारण से ये जीव शीत के प्रभाव से रक्षा पाते थे। अगर सर्दी की मात्रा ज्यादा हो जाती तो वो जीव अपने शरीर पर ढोल और मिट्टी को लगा लेते, लेकिन शिकार करने की कला सीख लेने के बाद से शिकार होने वाले जानवरों की खाल संग्रह करके शरीर पर ओढ़ लेते थे। उन लोगों ने पेड़ों के पत्तों को भी अपने लिए कपड़ों की तरह इस्तेमाल किया। शुरुआत से ही वो लोग पेड़ों के नीचे या पेड़ों के ऊपर रहने के लिए सहारा लेते थे, लेकिन वक्त बीतते बीतते सर्दी का प्रकोप बढ़ता गया। धीरे धीरे उत्तर की तरफ से बर्फ गिरने लगे। अब उन लोगों के लिए खुले जगह पर रहना मुश्किल हो गया। इस नई मुसीबत की सामना करने के लिए ये लोग क्या करते, इसलिए खुले जगहों पर रहना छोड़कर अपने लिए किसी अनुकूल जगह की तलाश करने लगे। खोज के दौरान आखिर में उन लोगों ने गुफाओं पर आश्रय लेना शुरू किया। इससे उन्हें पता चला कि बाहर से ज्यादा गुफाएं अंदर से गर्म होता है। इसलिए अब से उन लोगों ने पर्वतों की गुफाओं में रहकर जीवन बिताने लगे। लोग इस तरह से गुफावासी हुए।